अगर एक तरफ डर से फटी हुई इंसानी आंखें हों और दूसरी तरफ एक हाई डेफिनेशन कैमरे का लेंस, तो इन दोनों में से झूठ कौन बोलता है? ये तो सच में एक बेहद गहरा सवाल है ना? एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां एक अंधेरे खंडर बन चुके अस्पताल में किसी को खिड़की पर खड़ा एक सफेद साया बिल्कुल साफ दिखाई देता है। बिल्कुल। आंखें उस आकार को महसूस करती हैं, दिमाग खतरे का सिग्नल देता है। बिल्कुल, और ऐसे में बॉडी का सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली। पर जब घबराहट के बाद उस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की जाती है जो ठीक उसी वक्त उस खिड़की की तरफ था, तो वहां स्क्रीन पर सिर्फ घुप अंधेरा और एक टूटी हुई खिड़की नजर आती है। यानी वहां सच में कोई साया नहीं था। वही तो रहस्य है, वहां कोई साया नहीं था। तो सच क्या है? क्या दिमाग ने अंधेरे में एक पूरी कहानी गढ़ ली, या कैमरा किसी ऐसी चीज को देखने में नाकाम रहा जो वहां सच में मौजूद थी? देखिए, ये एक ऐसी कश्मकश है जो बिल्कुल विज्ञान और मनोविज्ञान के बॉर्डर पर आकर खड़ी हो जाती है। दरअसल कैमरा एक बेहद सीधी मशीन है जो सिर्फ उस रोशनी को पकड़ती है जो भौतिक रूप से लेंस पर पड़ती है। हाँ, उसमें कोई इमोशंस तो होते नहीं। सही बात है, पर इंसानी दिमाग किसी मशीन की तरह काम नहीं करता। वो डर, थकान, आसपास की अफवाहों और अंधेरे का एक अजीब सा एक कॉकटेल बनाता है। ओह, एक साइकोलॉजिकल कॉकटेल। बिल्कुल। और जब दिमाग को अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता, तो वो खाली जगहों को अपने सबसे बड़े डर से भरने लगता है। चलिए इस पूरी घटना के हर एक पहलू को ध्यान से समझते हैं। आज का हमारा ये विश्लेषण एक बेहद रहस्यमयी कहानी पर आधारित है, जिसकी जानकारी योगी और उनके मशहूर चैनल फैक्ट क्राइम आरजे के हवाले से आई है। हाँ, फैक्ट क्राइम आरजे के वीडियोस काफी डिटेल्ड होते हैं। वो सच में होते हैं। इस कहानी का शीर्षक है इकोज ऑफ द अबैंडन्ड लखनऊ वार्ड। हमारा मुख्य उद्देश्य लखनऊ के एक ऐसे अस्पताल के रहस्य की गहराई में जाना है जो पिछले 15 सालों से बिल्कुल बंद पड़ा है। 15 साल, ये एक लंबा वक्त होता है। बहुत लंबा वक्त। वहां गोस्ट हंटर्स के एक ग्रुप के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने मौत, डर और हमारी अपनी आंखों पर भरोसे के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से देखें तो अबैंडन जगहों की अपनी एक अलग ही साइकोलॉजी होती है। उस पर हम बिल्कुल आएंगे। बात शुरू होती है उस रात से जब अमित और उसके 3 दोस्तों ने उस अस्पताल के अंदर जाने का फैसला किया। लखनऊ के बीचों बीच एक ऐसी जगह जो पिछले 15 साल से खाली है। वहाँ आसपास के लोगों की क्या अफवाहें थीं? अफवाहें काफी डरावनी थी। लोगों में ये बात आम थी कि रात 12 बजे के बाद वहाँ अजीब आवाजें आती हैं, किसी के चलने की, और एक औरत के रोने की आवाज भी है ना? हाँ वही, एक औरत के रोने की आवाज। अमित और उसके दोस्त रात के ठीक 11:45 पर उस अस्पताल में दाखिल होते हैं। अंदर गुप अंधेरा था। जाहिर है 15 साल से वहाँ बिजली नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, टूटी खिड़कियां और हर तरफ धूली धूल थी। मैं सच कहूं तो रात के इस वक्त किसी ऐसी जगह गोस्ट हंटिंग करने जाना, मतलब गोस्ट का तो पता नहीं, पर वहां टेटनस होने के चांसेस तो 100% थे। हाँ ये तो है, ऐसी पुरानी जगहें फिजिकली भी काफी खतरनाक होती हैं। वही तो, मुझे ये पूरा सेटअप एक टाइम कैप्सूल जैसा लगता है जहां वक्त बरसों पहले रुक गया हो। पर मजाक से हटकर लोग आखिर ऐसी खतरनाक जगहों पर अपनी मर्जी से जाते क्यों हैं? देखिए, इंसानी दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि जो चीजें रहस्यमयी होती हैं या जिन्हें समाज ने खतरनाक मानकर अलग कर दिया होता है, वो सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। एक तरह की मॉर्बिड क्यूरियोसिटी। एग्जैक्टली, इसे मॉर्बिड क्यूरियोसिटी ही कहते हैं। पर उस अस्पताल के अंदर का माहौल और भी गहरा असर डालता है। जब कोई ऐसी जगह जाता है जो कभी इंसानों से भरी रहती थी, जैसे कि एक अस्पताल। हाँ, अस्पताल जहाँ मशीनों की आवाजें, डॉक्टर्स की भागदौड़ होती थी, और वहाँ अचानक सब कुछ खत्म हो जाए तो दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। एक अस्पताल इंसान को ठीक करने का प्रतीक है। सही कहा। और जब वहाँ इंसान ही ना बचे तो दिमाग को लगता है कि यहाँ जरूर कोई भयानक खतरा है जिसके कारण सब लोग ये जगह छोड़कर चले गए। ये हमारा एवोल्यूशनरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। ओह वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक सर्वाइवल सिग्नल। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात है उनका समय, रात के 11:45 पर एंट्री लेना। उसमें क्या खास है? मतलब थोड़ा और लेट भी जा सकते थे? मनोविज्ञान में इसका सीधा मतलब है एंटिसिपेशन, यानी आशंका को बढ़ाना। रात के 12 बजे को फोकलोर में विचिंग आवर या भूत प्रेतों के जागृत होने का समय माना जाता है। अच्छा, तो वो एक तरह से इंतजार कर रहे थे। सही पकड़ा। 11:15 बजे अंदर जाने का मतलब है कि उनका दिमाग अगले 15 मिनट तक लगातार उस 12 बजने का इंतजार कर रहा था।
हर एक सेकंड के साथ उनके खून में एड्रेनल का लेवल बढ़ रहा था। यानी दिमाग खुद को एक आने वाले खतरे के लिए पूरी तरह तैयार कर रहा था। एग्जैक्टली, दिमाग हाइपर विजिलेंट स्टेट में था। ये एंटीसिपेशन वाली बात बिल्कुल सही बैठती है। तो जब दिमाग पहले से ही एड्रेनलिन से भरा हो और 12 बजने का इंतजार हो, तो जाहिर है कि थोड़ी सी भी आवाज एक धमाके जैसी लगेगी। और वहां आवाज आई भी, है ना? हाँ, ठीक वैसा ही हुआ। रात के 12:10 का वक्त था। अमित और उसके दोस्त नीचे वाले फ्लोर पर थे और उनका दिमाग डर से बिल्कुल टेंशन में था। फिर क्या हुआ? अचानक ऊपर की मंजिल से एक आवाज आती है, थाक थाक थाक, और उसके बाद एक ऐसी आवाज जो असल में किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। कैसी आवाज? ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बेहद भारी चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो, एक लंबी रगड़ खाने वाली घसीटने की आवाज। बाप रे, ऐसे माहौल में वैसी आवाज सुनना काफी डरावना होगा। बिल्कुल। चारों दोस्त उस आवाज को सुनकर वहीं जम गए, लेकिन उनकी उस सच्चाई जानने की जिद की वजह से उन्होंने वहां से भागने के बजाय ऊपर की तरफ जाने का फैसला किया। ये काफी हिम्मत वाला या शायद थोड़ा बेवकूफी भरा फैसला था। वहां गोस्ट हंटर से तो जाएंगे ही, पर रुकिए, मुझे इस पॉइंट पर थोड़ा पुशबैक देना है। आवाजें अंधेरे में इतनी डरावनी क्यों लगती हैं? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आवाज एकदम स्पेसिफिक थी, किसी भारी चीज को घसीटने की। अगर दिन के उजाले में कोई ऊपर की मंजिल पर कुर्सी या टेबल घसीटे तो हम ध्यान भी नहीं देते, बल्कि शोर मचाकर बोल देते हैं कि शांति रखो। हाँ, ये सच है। दिन में हम इग्नोर कर देते हैं, तो अंधेरे में वही आवाज डर का सबब बन जाती है। ये तो किसी आम डरावनी फिल्म के साउंड डिजाइन जैसा लग रहा है। जब ये असल जिंदगी में हो तो दिमाग कैसे रिएक्ट करता है? इसका कारण बिल्डिंग का ढांचा और हमारी सेंसरी प्रोसेसिंग में छिपा है। एक अबैंडन अस्पताल को एक गूंजी हुई खाली जगह की तरह सोचिए। खाली जगह जहां आवाज गूंजती है? एग्जैक्टली। जब कोई बिल्डिंग 15 साल से बंद हो, वहां पर्दे, गद्दे और नरम चीजें नहीं होती जो आवाज को सोख सके, यानी एब्जॉर्ब कर सके। हाँ, जब ऊपर किसी ने कोई चीज घसीटी होगी तो उस आवाज की तरंगें नंगी दीवारों और फर्श से टकराकर सीधे आगे बढ़ती हैं। इसे अकूस्टिक्स की भाषा में रिवर्बरेशन कहते हैं। अच्छा, तो इसलिए वो आवाज इतनी भारी लग रही थी। ये आवाज को और भारी और गूंजदार बना देता है। और जहां तक अंधेरे की बात है, ध्यान दीजिए कि जब आंखों को घुप अंधेरे में कोई विजुअल इनपुट नहीं मिलता तो दिमाग अंधा महसूस करता है। एक तरह से हाँ, दिमाग की विजुअल कॉर्टेक्स का काम कम हो जाता है। ऐसी हालत में दिमाग अपनी सारी प्रोसेसिंग पावर सुनने की क्षमता की तरफ मोड़ देता है। कान अचानक से हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब हमें सब कुछ बहुत तेज सुनाई देने लगता है। बिल्कुल। आम जिंदगी में भी लोग महसूस करते हैं कि रात को अकेले घर में फ्रिज की आवाज या किसी लकड़ी के चटकने की आवाज अचानक बहुत तेज लगने लगती है। सही बात है, रात में छोटी सी आवाज में डरा देती है। अब इस साइंटिफिक मैकेनिज्म को उस अफवाह के साथ जोड़िए जो अस्पताल के बाहर फैली थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है। कौन सी बात? लोगों ने पहले ही बता रखा था कि ऊपर स्ट्रेचर खिसकने की आवाज आती है। जैसे ही उनके दिमाग ने घसीटने की आवाज सुनी, उसने बिना कोई दूसरा सवाल किए उस आवाज पर स्ट्रेचर का लेबल लगा दिया। ओह, इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं ना? एग्जैक्टली। दिमाग ने वही सुना जो वो सुनना चाहता था या जिससे वो सबसे ज्यादा डर रहा था। तो इसका मतलब उनका दिमाग उस आवाज को स्ट्रेचर मानकर अपने आप को और डरा रहा था। पर इसके आगे जो हुआ, उसने सारे कंफर्मेशन बायस और दिमाग के खेल को चुनौती दे दी। ऐसा क्या हुआ आगे? आवाज का स्रोत ढूंढते हुए जब वो लोग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल पर पहुंचे तो वो सीधा ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़े थे। ऑपरेशन थिएटर? एक अस्पताल की सबसे सेंसिटिव जगह। हाँ, जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। अपने आप खुलने लगा? हाँ, और जब अंदर उनकी फ्लैशलाइट की रोशनी पड़ी तो उन्होंने देखा कि एक जंग लगा हुआ पुराना स्ट्रेचर रखा था और वो स्ट्रेचर अपने आप हिल रहा था। बाप रे, ये तो सच में डरावना है। इसे देखकर अमित का दोस्त रोहित पूरी तरह टूट गया और उसने सिर्फ इतना कहा कि यहाँ से चलते हैं। उसकी आवाज में एक ऐसी घबराहट थी जो किसी की भी बर्दाश्त के बाहर होती। उसका डरना पूरी तरह लाजमी था। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहता हूँ। आवाज को तो दिमाग बड़ा चढ़ाकर समझ सकता है, जैसा कि अभी विश्लेषण हुआ, पर एक जंग लगा स्ट्रेचर अपने आप कैसे हिल सकता है? ये एक वैलिड सवाल है। और दरवाजा खुद कैसे खुल सकता है? यहाँ तो सीधा सीधा कोई भौतिक फोर्स यानी कोई फिजिकल ताकत काम कर रही है ना? देखने में ये बिल्कुल किसी अनजान ताकत का काम लगता है, पर पुरानी और टूटी फूटी बिल्डिंग्स अपने आप में एक अलग तरह की भौतिकी बनाती है। कैसे? वहां तो कुछ है ही नहीं। 15 साल से बंद अस्पताल की खिड़कियां टूटी हुई थीं,
जब किसी ऐसी बिल्डिंग में हवा दाखिल होती है तो वो तंग रास्तों और कमरों के बीच एक विंड टनल इफेक्ट पैदा करती है। ओह, एक नेचुरल विंड टनल। हाँ, दरवाजा जो बरसों से ठीक से बंद नहीं था वो हवा के दबाव यानी ड्राफ्ट की वजह से आसानी से खुल सकता है। पर वो स्ट्रेचर, वो तो काफी भारी होता है। ऑपरेशन थिएटर का स्ट्रेचर पहिए पर होता है। किसी हल्की सी ढलान वाले फर्श पर हवा के दबाव या किसी पुराने चूहे जैसी चीज के टकराने से वो हिल सकता है। अच्छा, तो एक रैशनल एक्सप्लेनेशन है इसका? बिल्कुल, जब दिमाग पहले से एड्रेनलिन के नशे में डूबा हो, आंखों की पुतलियां डर से फैल चुकी हों ताकि अंधेरे में ज्यादा रोशनी अंदर आ सके। हाँ, तो हर छोटी मूवमेंट भी खतरनाक लगती है। सही कहा। ऐसी स्थिति में एक हिलता हुआ स्ट्रेचर किसी रहस्यमयी ताकत का काम ही लगेगा। रोहित का यहाँ से चलते हैं कहना एक बेहद नेचुरल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स था। यानी दिमाग ने हार मान ली थी। हाँ, दिमाग ने बॉडी को सिग्नल दे दिया था कि ये सिचुएशन लड़ने लायक नहीं है, यहाँ से भागना ही बेहतर है। लेकिन वो वहाँ से भाग पाते इससे पहले एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। अब और क्या बचा था? ऑपरेशन थिएटर के अंदर से एक आवाज आई, एक बेहद धीमी कपकपाती हुई आवाज ने कहा, मदद करो। मदद करो? ये तो बहुत अजीब है। इस पुकार ने सबको वहीं झड़ दिया। मुझे लगता है ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। आमतौर पर जो हम भूत प्रेत की कहानियां या वीडियोस देखते हैं उनमें आत्माएं गुस्से में होती हैं। हाँ, आमतौर पर कहानियों में एंटिटीज अग्रेसिव होती हैं। वही तो, वो चिल्लाती हैं, डराती हैं या हमला करती हैं। पर यहाँ एक पुकार थे, मदद करो। ये एक बेहद अलग, बेहद दर्दनाक पहलू है। सही बात है, ये क्राई फॉर हेल्प थी। ये एक अग्रेसिव दुश्मन की जगह एक ऐसी लाचार ट्रेजेडी लग रही थी जो बरसों से उस अंधेरे कमरे में किसी का इंतजार कर रही हो। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल पैदा करता है और ये मदद करो की आवाज एक आम डर को एक बेहद जटिल मनोवैज्ञानिक डिलेमा में बदल देती है। डिलेमा कैसा? देखिए, एक तरफ आपके अंदर का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहता है कि भागो, अपनी जान बचाओ, लेकिन दूसरी तरफ इंसानी फितरत है एम्पैथी यानी सहानुभूति। हाँ, किसी को तकलीफ में देखकर मदद करने का मन करना। एग्जैक्टली। जब हम किसी को मदद करो कहते सुनते हैं तो हमारा दिमाग सामाजिक रूप से प्रोग्राम होता है उसकी मदद करने के लिए। ये दो बिल्कुल अलग आदेश दिमाग को एक साथ मिल रहे थे। एक तरफ डर और दूसरी तरफ एम्पैथी। एक अंधेरे खंडर में जहाँ खतरा चरम पर है, वहां से किसी का मदद मांगना एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक आतंक पैदा करता है। दिमाग सोचने लगता है कि क्या ये कोई फंदा है या सच में वहां किसी की जान मुसीबत में है। तो इस कश्मकश में इंसान फ्रीज हो जाता होगा। सही कहा। इस कश्मकश में थोड़ी देर के लिए इंसान ना आगे बढ़ पाता है और ना ही पीछे हट पाता है। उन दोस्तों ने आखिरकार अपने डर की सुनी और वहां से निकलना ही बेहतर समझा, और शायद उनका फैसला सही भी था। उन्होंने सही डिसीजन लिया सेफ्टी के हिसाब से। क्योंकि उस रात उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा और सुना उसका सच अगले दिन की गई थोड़ी सी रिसर्च ने बाहर निकाल दिया। अगले दिन क्या पता चला उन्हें? अगले दिन उन्हें पता चला कि ठीक 15 साल पहले उसी अस्पताल में, ठीक उसी ऑपरेशन थिएटर में एक बेहद भयानक हादसा हुआ था। बाप रे, कैसा हादसा? एक मरीज का ऑपरेशन चल रहा था और किसी भारी चूक या कॉम्प्लिकेशन की वजह से ऑपरेशन की टेबल पर ही उस मरीज की मौत हो गई थी। ओह, ये तो बहुत ही ट्रैजिक है। आसपास के लोगों का पक्का विश्वास था कि उस मरीज की आत्मा कभी उस कमरे से बाहर नहीं जा पाई। वो आज तक उसी ऑपरेशन थिएटर में भटकती है, उसी दर्द और अधूरे इलाज के बीच। हाँ, उस तड़प में उसी की आवाज थी, मदद करो। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ पर आकर कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। ऐसा क्यों? आगे क्या हुआ? यहाँ से वो पॉइंट शुरू होता है जिसने शुरुआत में सवाल खड़ा किया था। जब अमित उस रात अस्पताल से बाहर निकल रहा था तो उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर ऊपर की मंजिल की तरफ देखा। और वहां कुछ था? उसकी आंखों ने बिल्कुल साफ देखा कि एक ऊपर की खिड़की में कोई खड़ा था, एक साया जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, और वो सीधे अमित को घूर रहा था। वेट, रियली? उसने एक फिगर को वहां खड़े देखा? बिल्कुल। अमित की फटी हुई आंखों ने उस सफेद साये की हाजिरी को पूरी तरह महसूस किया। लेकिन जब वो लोग घर वापस आए और उन्होंने उस हाई डेफिनेशन कैमरा का फुटेज चेक किया जो उस वक्त खिड़की की तरफ पॉइंट कर रहा था, तो फुटेज में क्या आया? तो उस खिड़की में कोई नहीं था, वहां सिर्फ अंधेरा था। तो यहाँ एक सवाल है, इंसान की आंख और कैमरे के लेंस में आखिर जीत किसकी होती है? ये बेहद कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी के लिए भी। मैं मानता हूँ कि डर में दिमाग आवाजों को बढ़ा चढ़ाकर सुनता है, पर दिमाग अचानक से एक पूरे इंसान की तस्वीर कैसे पेंट कर देगा हवा में? एक साया जो बस थोड़ा आकार लग सकता है
और एक पूरा सफेद कपड़ों वाला इंसान, इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। यहीं पर दिमाग की सबसे बड़ी ताकत उसका सबसे बड़ा धोखा बन जाती है। इस घटना को समझने के लिए हमें पैरेडोलिया नाम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पैरेडोलिया, ये क्या होता है? हमारा दिमाग एक बेहद एडवांस्ड पैटर्न रिकग्निशन मशीन है। लाखों सालों के विकास की वजह से हमारा दिमाग अंधेरे या झाड़ियों के बीच आकार और चेहरों को पहचानने के लिए प्रोग्राम हो गया है, ताकि हम खतरे को पहचान सके। एग्जैक्टली ताकि हम किसी शिकारी या दूसरे इंसान को जल्दी देख सकें और जिंदा बच सकें। अब अमित की हालत पे गौर कीजिए। वो घंटों से एक डरावनी जगह पर था। हाँ, ऊपर से उसने आवाजें भी सुनी थी। उसने घसीटने की आवाजें सुनी थी, मदद करो सुना था। उसके खून में एड्रेनलिन भरा हुआ था और वो थक चुका था। ऐसी हालत में जब उसने मुड़कर उस टूटी खिड़की को देखा तो वहां शायद कोई पुराना पर्दा हिल रहा होगा, या धूल और रोशनी का कोई आकार बन गया होगा। बिल्कुल, धूल और चांद की रोशनी ने मिलकर कोई बेढंग आकार बनाया होगा। कैमरे के लेंस ने बिल्कुल वही रिकॉर्ड किया जो ठीक वहां भौतिक रूप से था, एक पर्दा या रोशनी। क्योंकि कैमरा डरता नहीं है। सही बात है। कैमरे के पास डर, थकान या 15 साल पुरानी मौत का कॉन्टेक्स्ट नहीं था, पर अमित के दिमाग ने उस रैंडम रोशनी और अंधेरे के मिलन को तुरंत एक रूप दे दिया। यानी दिमाग ने मिसिंग पीसेस खुद भर दिए। हाँ, दिमाग ने कहा ये अस्पताल है, यहाँ जरूर कोई मरा होगा, यहाँ खतरा है, तो ये जो भी आकार है ये एक साया है, एक आत्मा है। ओह वाओ, तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा हो गया। पैरेडोलिया और डर ने मिलकर उस टूटी खिड़की को सफेद कपड़ों वाले इंसान में बदल दिया। ये सब्जेक्टिव रियलिटी थी जो सिर्फ अमित के दिमाग के अंदर चल रही थी, जबकि कैमरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव रियलिटी रिकॉर्ड कर रहा था। एग्जैक्टली आंख और कैमरे का यही सबसे बड़ा फर्क है। ये सच में दिमाग को हिला देने वाली बात है कि हमारा ही दिमाग हमारे साथ कितना बड़ा खेल खेल सकता है। दिमाग सबसे बड़ा जादूगर है। तो अगर हम इस चर्चा का सार निकालें तो फैक्ट क्राइम आरजे और योगी ने जिस कहानी को सामने रखा वो किसी भी आम डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अमित और उसके दोस्तों का वो अनुभव सिर्फ एक हॉन्टेड अस्पताल का दौरा नहीं था, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान, डर के केमिकल रिएक्शंस और सेंसेस के टकराव का एक बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें सब कुछ टेस्ट हो गया। और 11:15 बजे पर शुरू होने वाला वो एंटिसिपेशन, खाली बिल्डिंग्स के अकूस्टिक्स जो हर आवाज को डरावनी बना देते हैं, और आखिर में इंसानी आंखों और कैमरे के लेंस के बीच का वो फर्क जो पैराडोलिया और कंफर्मेशन बायस को पूरी तरह उजागर करता है। सही मानों में ये कहानी दिखाती है कि चाहे हम कितनी भी टेक्निकल तरक्की कर लें, हाई डेफिनेशन कैमरास ले आएं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और हमारा सबसे बड़ा रहस्य हमारे ही दिमाग के अंदर कैद होता है। ऐसी अबैंडन जगह हमेशा हमारे डर का आईना बन जाती है। उसी सोच के साथ इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी और थोड़ा अलग सवाल छोड़ना चाहता हूँ। कैसा सवाल? एक ऐसी कश्मकश जिसके बारे में शायद कभी उस नजरिए से सोचा ना गया हो। लोग हमेशा खंडर बन चुके अस्पतालों या अबैंडन जगहों से डरते हैं। सबको लगता है कि वहां जाने से कुछ बुरा हो जाएगा, या वहां भटकने वाली आत्माएं शिकार ढूंढ रही हैं। हाँ वही। लेकिन जरा इस बारे में गौर कीजिए, क्या हो अगर वहां रुकी हुई आत्माएं या वो ऊर्जाएं किसी को डराना ही ना चाहती हो? ये एक बहुत अलग नजरिया है। क्या हो अगर वो बस अपने आखिरी पलों में बुरी तरह फंसी हुई हैं, एक ऐसे इलाज, एक ऐसी राहत या आखिरी उम्मीद के इंतजार में जो उन्हें उस ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर कभी नहीं मिली। लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या ऐसे खंडर बन चुके अस्पताल डर और खौफ का प्रतीक हैं, या सदियों तक चलने वाले एक ऐसे अकेलेपन और दुख का प्रतीक हैं जिसका कभी कोई इलाज नहीं हो पाया। एक खत्म न होने वाला इंतजार जो सिर्फ एक ही बात कह रहा है, मदद।